अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजुकेशन वर्ल्ड। आज की वीडियो में हम MTH 301 का लेक्चर नंबर 29 करेंगे, जिसका टॉपिक है चेंज ऑफ पैरामीटर्स। तो पिछले लेक्चर के अंदर आपने वेक्टर वैल्यूड फंक्शन के बारे में पढ़ा था, उसका हमने इंट्रोडक्शन भी काफ़ी डिटेल से कर लिया था और उससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स भी हमने सॉल्व की थी। अब उसी टॉपिक को आगे लेकर चलते हुए हमने देखना है कि अगर हम वेक्टर वैल्यूड फंक्शन के अंदर पैरामीटर्स को चेंज करते हैं। पैरामीटर क्या होता है? जैसे फंक्शन होता है, जैसे यहाँ पे कॉस के साथ टी लिखा हुआ है ना, तो ये पैरामीटर है। तो हम टी को अगर किसी और के साथ चेंज कर देते हैं तो हम उनको किस तरह से सॉल्व करेंगे या चेंज करने का तरीका क्या होता है, ये सारा कुछ हमने आज की वीडियो में डिस्कस करना है। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात जो यहाँ पे बताई गई है वो ये है कि ऐसा पॉसिबल है कि आपके पास वेक्टर वैल्यूड फंक्शन जो हैं वो ज़्यादा हों और उनका ग्राफ सेम हो। जैसे यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिखी है, दो इक्वेशंस हैं। एक है वेक्टर वैल्यूड फंक्शन की इक्वेशन पहली 3 cos ti प्लस 3 sin tj, टी की भी लिमिट साथ में बताई गई हैं। और दूसरा एक फंक्शन है वेक्टर वैल्यूड फंक्शन जिसमें r इज इक्वल टू 3 cos s/3 प्लस 3 sin s/3। अब आप देखें यहाँ पे फंक्शन की इक्वेशंस चेंज हैं, इसमें t पैरामीटर यूज़ हो रहा है, इसमें s/3 यूज़ हो रहा है, लेकिन जब हम इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं ना तो ग्राफ दोनों का सेम बनता है। इनका जो सेंटर आएगा ना, जब हम ग्राफ की इक्वेशन बनाते हैं, हम कैसे बनाते हैं इनका, अगर हम स्क्वायर लें, x इज इक्वल टू 3 cos t होगा, y इज इक्वल टू 3 sin t होगा, ये हमने पीछे देखा था ना। फिर हम उसको x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर करते हैं। तो इस तरीके से अगर आप इक्वेशन फाइंड करते हैं ना तो उस सर्कल की एक इक्वेशन आती है और दोनों की सेम इक्वेशन आएगी। इनका सेंटर ओरिजिन पे होगा और इनका जो रेडियस है वो 3 बनेगा दोनों इक्वेशंस का। तो यानी ग्राफ इनका सेम ड्रॉ होगा, हालांकि देखने में दोनों इक्वेशंस डिफरेंट हैं। तो ऐसा हो सकता है कि वेक्टर वैल्यूड फंक्शंस जो हैं वो एक से ज़्यादा वेक्टर वैल्यूड फंक्शन उनके ग्राफ सेम हो सकते हैं। अब यहाँ पे आप एक चीज़ नोट करें कि अगर इनके ग्राफ सेम है तो देखें फंक्शन सेम थे, साइन कॉस वगैरह, साथ में 3 भी है, सिर्फ पैरामीटर चेंज हुआ है। यानी अगर यहाँ t था तो उसको हमने s/3 से रिप्लेस किया, यहाँ भी t था उसको s/3 से रिप्लेस किया। तो यहाँ पे हमने एक सब्सटीट्यूशन बनाई जो कि किसकी इक्वल थी, t इज इक्वल टू s/3। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि जो t है ये एक नए फंक्शन g ऑफ u के इक्वल है और वो g ऑफ u क्या है, s/3 है। तो t को हमने एक नए फंक्शन के इक्वल रखा, सब्स्टिट्यूट किया और फिर उनकी इक्वेशंस हमने फाइंड की। अब ये जो g ऑफ u है इसके बारे में हम थोड़ी सी डिस्कशन कर लेते हैं कि जो नया वाला हमारा न्यू वेक्टर वैल्यूड फंक्शन है u का, ये स्मूथ कब होता है, अगर ओरिजिनल वेक्टर वैल्यूड फंक्शन t का जो है वो भी स्मूथ हो। यानी ये t वाला जो फंक्शन था ये स्मूथ तब होगा अगर ये u वाला फंक्शन जो है वो स्मूथ होगा। ठीक है। अब g के बारे में यहाँ पे उन्होंने बता दिया कि g डिफरेंशिएबल होना चाहिए, कॉन्टिन्यूस होना चाहिए और उसका डेरिवेटिव इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए फॉर एनी वैल्यू ऑफ u इन द डोमेन ऑफ g। u की कोई भी वैल्यू पुट करें तो उसका आंसर जो है वो 0 नहीं आना चाहिए उसके डेरिवेटिव का। उसके बाद नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है यहाँ पे आर्क लेंथ आ जाती है जी। आर्क लेंथ कैसे फाइंड करते हैं? अगर आपके पास 2D स्पेस के अंदर दो वेक्टर्स हैं, x इज इक्वल टू x ऑफ t एंड y इज इक्वल टू y ऑफ t। ठीक है, यहाँ पे मेंशन कर लें y इज इक्वल टू y ऑफ t। तो उसकी आर्क लेंथ जब हमने फाइंड करनी है तो कैसे फाइंड करेंगे? l इज इक्वल टू उसकी इंटीग्रेशन लेते हैं, लिमिट्स a से b तक होती हैं। अब ये जो वेक्टर वैल्यूड फंक्शन x वाला था इसका आपने क्या करना है, डेरिवेटिव लेना है। तो वो आ जाएगा dx/dt, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t लेंगे तो dx/dt का स्क्वायर प्लस y का डेरिवेटिव लेंगे तो वो y/dt आ जाएगा, तो ये इसका स्क्वायर। दोनों के स्क्वायर जब आप ऐड करते हैं उनका स्क्वायर रूट लेते हैं और फिर उसकी इंटीग्रेशन करते हैं विद रिस्पेक्ट टू t, तो ये फॉर्मूला बन जाता है आर्क लेंथ का। इसी तरह से अगर आप 3D के अंदर देख रहे हैं तो x y z के फॉर्मूलाज लिखेंगे, फिर x का डेरिवेटिव का स्क्वायर प्लस y डेरिवेटिव का स्क्वायर प्लस z डेरिवेटिव का स्क्वायर, इसकी आपने अंडर रूट लेने के बाद इंटीग्रेशन करनी है तो ये आर्क लेंथ आ जाएगी। अब आर्क लेंथ की एग्जांपल कर लेते हैं एक। फाइंड द आर्क लेंथ ऑफ द that portion of the circular helix x is equal to cos t, y is equal to sin t and z is equal to t। तीनों फंक्शन आपको दिए हुए। अब पहले तो देखिए जो हेलिक्स होता है वो किस तरह का होता है। ठीक है, जैसे डीएनए हम बायो में पढ़ते थे ना छोटी क्लासेस में कि ये हमारे साइंस के बुक में होता था कि एक डीएनए की शेप इस तरह की होती है जिसे डबल हेलिक्स कहते हैं। तो इसमें से अगर हम एक ले लें, ठीक है, ये डबल हेलिक्स है ना, हमें यहाँ पे डबल हेलिक्स नहीं कहा गया, हमें सिर्फ एक हेलिक्स लेना है। तो इसका एक पार्ट हम ले लें तो वो कुछ यूं बनेगा और सर्कुलर का मतलब है कि वो इस तरह से सर्कुलर शेप में होता है।
ठीक है। अब एक साइड अगर इसकी लेंगे तो ये हाफ सर्कल बनता है ना, क्योंकि पूरा सर्कल तो नहीं बन रहा ना इसके अंदर, हाफ सर्कल ये है, ठीक है। यहाँ से देखें तो भी ये हाफ सर्कल है, इस साइड से देखें तो भी ये हाफ सर्कल बनता है। तो हाफ सर्कल के अंदर जो एंगल है वो क्या होता है, जब हम एक पूरा सर्कल ड्रॉ करते हैं तो उसके एंगल 2 पाई होते हैं ना, 0 से स्टार्ट करके 2 पाई आता है। और अगर हम हाफ सर्कल ड्रॉ कर रहे हैं तो हम 0 से स्टार्ट करके पाई तक जाते हैं। तो हमने जो लिमिट्स यहाँ पे लेनी है ना एंगल की, वो 0 से पाई तक होंगी, t 0 से पाई तक है। तो लिमिट्स तो हमने देख ली। अब हमने अंदर क्या पुट करना होता है, फॉर्मूला ऊपर देखें अगर आप, x का डेरिवेटिव, तो ये x हमारे पास था जी यहाँ पे, x इज इक्वल टू कॉस टी, इसका डेरिवेटिव लेंगे dx बाई टी टी, तो कॉस टी का डेरिवेटिव माइनस साइन टी आ जाएगा। y का डेरिवेटिव लेंगे तो वो कॉस टी आ जाएगा, और z की वैल्यू का डेरिवेटिव लेंगे तो वो 1 आ जाएगा। तीनों के डेरिवेटिव्स हमने यहाँ पुट कर दिए इस फॉर्मूले में, ठीक है जी। अब स्क्वायर ओपन कर लें, साइन स्क्वायर टी प्लस कॉस स्क्वायर टी प्लस 1, स्क्वायर के अंदर अगर माइनस हो तो वो खत्म हो जाता है। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है। तो 1 प्लस 1 2 का स्क्वायर रूट आ गया, 2 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। अंदर इंटीग्रेशन सिर्फ 1 की होगी जब हम 1 का इंटीग्रल लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू टी, क्योंकि हम इसे इंटीग्रेट कर रहे हैं तो यहाँ टी आ जाएगा। अपर और लोअर लिमिट्स हमने साइड पे लिख दी, अपर लिमिट पुट करें, माइनस लगा के लोअर लिमिट पुट करें, तो हमारा जो फाइनल आंसर है वो क्या आएगा, l इज इक्वल टू √2 पाई। ये हमने आर्क लेंथ फाइंड कर ली इस फंक्शन की। नेक्स्ट है आर्क लेंथ एज अ पैरामीटर, कि अगर हम पैरामीटर के जरिए आर्क लेंथ फाइंड करते हैं, ठीक है, तो कैसे करेंगे। द बेस्ट पैरामीटर टू यूज फॉर रिप्रेजेंटिंग अ कर्व इन 2D स्पेस और 3D स्पेस पैरामीट्रिकली इज लेंथ ऑफ आर्क। सबसे बेहतर पैरामीटर जो हम यूज कर सकते हैं ना वो कौन सा है, लेंथ ऑफ आर्क, L, जो हमने अभी पीछे फाइंड की है। और इसको हम सम रेफरेंस पॉइंट डिस्कस करते हैं, यानी कोई ना कोई रेफरेंस पॉइंट आपको लेना पड़ेगा, फिर आप उसकी लेंथ निकालेंगे उस पॉइंट के हिसाब से, फिर आप उसको पैरामीटर के तौर पे यूज़ करते हैं। अब कुछ स्टेप्स होते हैं रेफरेंस पॉइंट के लिए, वो क्या है, सबसे पहला काम आपने जब करना है ना इसको पैरामीटर बनाते हुए, सबसे पहला काम कि आपने एक रेफरेंस पॉइंट चूज़ करना है। उस पॉइंट को हम P का नाम भी दे सकते हैं, ठीक है जी। स्टार्टिंग फ्रॉम रेफरेंस पॉइंट, इस रेफरेंस पॉइंट से स्टार्ट करते हुए आपने एक डायरेक्शन चूज कर लेनी है कर्व के साथ, एक पॉजिटिव साइड पे और एक नेगेटिव साइड पे। यानी आपके पास एक कर्व अगर ग्राफ में, तो आपने उस कर्व के ऊपर एक पॉइंट लिया P, उस पॉइंट से पॉजिटिव साइड पे भी डायरेक्शन ले लें और नेगेटिव साइड पे भी डायरेक्शन ले लें। अब S जो है यहाँ पे हम एक आर्क ले लेते हैं, तो S पॉजिटिव तब होगी अगर पॉइंट पॉजिटिव होगा, और नेगेटिव तब होगी जब पॉइंट नेगेटिव होगा, ठीक है। यहाँ पे इसको पॉजिटिव कर लें। S पॉजिटिव कब है, जब पॉइंट P, ये जो था हमने रेफरेंस पॉइंट लिया, वो पॉजिटिव है, और नेगेटिव तब होगा S जब पॉइंट P नेगेटिव होगा। अब इससे रिलेटेड एक थ्योरम है यहाँ पे 2D स्पेस के अंदर और 3D स्पेस के अंदर, दोनों में हम डिस्कस करेंगे। सी अगर एक कर्व है 2 स्पेस के अंदर, तो आपने क्या करना है कि अगर वो पैरामीट्रिक एक कर्व है तो उसके अंदर अगर दो फंक्शंस x और y के आ रहे हैं और उनके साथ साथ हम ये कहते हैं कि उनके डेरिवेटिव्स जो है वो कॉन्टिन्यूस हों, तो फिर आर्क लेंथ का फॉर्मूला ये होता है, ये हमने पीछे देख लिया ना एक दफ़ा आर्क लेंथ का फॉर्मूला, सिर्फ l की जगह हमने यहाँ s लिख देना है और लिमिट्स जो हैं वो t नॉट t हो जाएंगी। अंदर x वाला जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव का स्क्वायर प्लस y वाले फंक्शन के डेरिवेटिव का स्क्वायर, साथ में du आएगा, पहले dt आ रहा था ना, अब यहाँ पे क्योंकि हम विद रिस्पेक्ट टू u इसे डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो यहाँ पे du आएगा। इसी तरह से अगर आपने 3D स्पेस के अंदर देखना है तो सेम ऊपर वाली स्टेटमेंट आएगी। C जो है कर्व है 3 स्पेस के अंदर, इसके अंदर x y z की 3 इक्वेशंस हैं और इन तीनों के डेरिवेटिव्स जो हैं वो अगर कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, फिर जो आर्क लेंथ बनती है वो क्या बनती है, आर्क लेंथ का वही फॉर्मूला हमने लिखना है जैसे अभी पीछे लिखा था, लेकिन x y के साथ साथ हमने z के डेरिवेटिव का भी स्क्वायर ले लेना है यहाँ पे। अब हमने यहाँ पे एक प्रूफ करना है जिसमें आपसे कहा गया है कि t अगर ग्रेटर है t नॉट से, तो अब t अगर बड़ा है तो अपर लिमिट ऊपर आती है और t नॉट छोटा है तो लोअर लिमिट नीचे आएगी, ठीक है। साथ में हमने वही फॉर्मूला लिखा, x का डेरिवेटिव प्लस y का डेरिवेटिव और साथ में du, क्योंकि हम u के हिसाब से इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं। अब आप इसकी इंटीग्रेशन के साथ डेरिवेटिव ले लें, यानी s का डेरिवेटिव लेंगे तो वो तो ds बाई dt हो जाएगा। यहाँ पे इंटीग्रेशन अंदर है, बाहर आप उसका डेरिवेटिव लें और ये अंदर वाला सारा फंक्शन सेम आ जाएगा, ठीक है। साथ में du आ गया आपका। अब यहाँ पे आपने क्या करना है कि जब इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव साथ साथ आते हैं, जैसे यहाँ पे देखें हमारे पास अगर एक फंक्शन हो और फंक्शन का इंटीग्रल लें हम, ठीक है, और उसकी दोबारा से डेरिवेशन कर दें तो वही फंक्शन वापस आ जाता है। इसकी एग्जाम्पल कैसे ले सकते हैं हम, ये पिछले सेमेस्टर में आप लोगों ने कैलकुलस 1 के अंदर MTH 101 के अंदर इसकी एग्जांपल्स भी की होंगी कि फंक्शन अगर है आपके पास फॉर एग्जांपल x, तो x की इंटीग्रेशन हो जाएगी x² बाई 2
और उसका जब आप डेरिवेटिव लेंगे तो वो दोबारा से x आ जाएगा। तो यानी वही फंक्शन वापस आ जाता है हमारे पास अगर हम इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव साथ साथ करते हैं। तो यहाँ पे भी हमने इंटीग्रल और डेरिवेटिव साथ साथ लिया और ये जो हमारे पास फंक्शन था वो सारा वैसे ही आ जाएगा, लेकिन अब वो u की फॉर्म में नहीं आएगा, t की फॉर्म में आएगा, क्योंकि जो लिमिट्स थी वो t की फॉर्म में थी। ठीक है, तो ये जो नीचे du आ रहा था उनकी जगह आपने dt पुट कर देना है। इसी तरह से आप 3D स्पेस के लिए भी इसको प्रूव कर सकते हैं। और साथ में हमारे यहाँ पे एक और बात है कि ds/dt जो है वो डिपेंड नहीं करता t0 की वैल्यू पे, ये इंडिपेंडेंट होता है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता t0 की वैल्यू से s की वैल्यू पर। अब नीचे एक एग्जांपल दी हुई है आपको जिसमें पैरामीट्रिक इक्वेशंस आपको दी हुई हैं t की फॉर्म में। ठीक है, x = 2t + 1, y = 3t - 2। आपने इसकी पैरामीट्रिक इक्वेशंस फाइंड करनी है पैरामीटर्स को रिप्लेस करके। जैसे हमने शुरू में एक देखा था ना कि हमने t की जगह s/3 पुट कर दिया था, इसी तरह से आपने कोई ना कोई पैरामीटर यहाँ पे फाइंड करना है कि इन t की जगह पे हम क्या पुट कर सकते हैं, यानी बेसिकली आपने t की वैल्यू निकालनी है। अब उसके लिए जो हमने 3 स्टेप्स पीछे देखे थे लेक्चर के स्टार्ट में, पहला स्टेप ये था कि आपने रिप्लेस कर देना होता है, यानी सब्स्टिट्यूशन करनी होती है u की। तो जहाँ t आ रहा है वहाँ पे आप u पुट कर दें, तो ये बन जाएगा x = 2u + 1 और यहाँ पे आ जाएगा 3u - 2। साथ ही हमने उसका डेरिवेटिव ले लेना है, इसका डेरिवेटिव dx/du आएगा जो कि 2 आ गया, क्योंकि u का 1 होता है और इसका 0 हो जाता है। साथ में 3u - 2 का डेरिवेटिव जब आप लेंगे तो वो 3 आ जाएगा। दोनों के डेरिवेटिव आपने ले लिए। अब हमने यहाँ पे आर्क लेंथ का फॉर्मूला लगा देना है। आर्क लेंथ का फॉर्मूला हमने लिखा s = इंटीग्रेशन dx/du का स्क्वायर + dy/du का स्क्वायर, लिमिट्स t0 से t तक है। अब यहाँ पे dx/du जो है इसका जब आप लेंगे डेरिवेटिव, ठीक है, तो वो हमने पीछे फाइंड किया। अभी x का डेरिवेटिव 2 आया था और y का डेरिवेटिव 3 आया था, दोनों पुट किए, स्क्वायर ओपन करें, 9 + 4 वो हो जाएगा 13। 13 क्योंकि कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा और अंदर लिमिट्स जो है वो सिर्फ किस पे अप्लाई होंगी, 1 पे अप्लाई होंगी। अब हमने यहाँ पे जो du के साथ कुछ नहीं है तो 1 लिख दिया। 1 की इंटीग्रेशन आप करेंगे तो u, अपर और लोअर लिमिट्स यहाँ पे आ गई t और 0। ठीक है, यहाँ पे वैसे t0 और t था तो हमने लेकिन लोअर लिमिट को यहाँ से 0 से इनिशियलाइज करवा दिया, तो हम यहाँ पे 0 पुट कर रहे हैं। अब अपर लिमिट पुट करेंगे t, माइनस लगा के लोअर लिमिट पुट करेंगे 0, तो √13 और साथ में t आ गया। तो ये s की वैल्यू आ गई s = √13t। तो अब हमने तो निकालनी है ना यहाँ से t की वैल्यू। t की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, √13 यहाँ प्लस मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके s के साथ डिवाइड हो जाएगा, तो t की वैल्यू आ गई s/√13। अब इनको आपने इक्वेशंस के अंदर पुट कर देना, जो ऊपर आपकी इक्वेशंस थी ना फंक्शन क्वेश्चन के अंदर, x = 2t + 1, y = 3t - 2, दोनों लिखी। इसके अंदर जहाँ t आ रहा है वहाँ पे आपने उसकी ये वैल्यू पुट कर देनी है, पैरामीटर जो हमने फाइंड किया है s/√13। तो इस t की जगह भी s/√13 आ गया, इस t की जगह भी s/√13। ये इसकी x वाली इक्वेशन बन जाएगी 2s/√13 + 1, और जो y है उसकी बन जाएगी 3s/√13 - 2। सो दीज आर द पैरामीट्रिक इक्वेशंस। तो इस तरह से हमने पैरामीट्रिक इक्वेशंस फाइंड की। क्या मेथड है, सबसे पहले आपने u से रिप्लेसमेंट करनी है, फिर आपने उनके डेरिवेटिव लेने हैं, फिर आपने आर्क लेंथ फाइंड करनी है। आर्क लेंथ में से जो s की वैल्यू आएगी वहाँ से आपने t निकालना है और उस t को वापस आपने इनिशियल जो 2 इक्वेशंस थी उनके अंदर पुट करना है। एक और एग्जाम्पल है, सेम मेथड, क्वेश्चन थोड़ा सा बस चेंज है। फाइंड पैरामीट्रिक इक्वेशंस फॉर द सर्कल x = a cos t, y = a sin t, यूजिंग आर्क लेंथ s एज पैरामीटर विद रेफरेंस पॉइंट फॉर s बीइंग a0, और साथ में t की लिमिट्स भी उन्होंने दे दी हैं आपको। अब देखें जी, यहाँ पे जो हमें x = a cos t दिया हुआ है और y = a sin t दिया हुआ है, तो पहले स्टेप के अंदर तो हमने ये करना होता है कि t को रिप्लेस कर देना होता है u से, तो ये बन जाएगा a cos u और ये वाली इक्वेशन बन जाएगी a sin u। साथ ही हमने इनके डेरिवेटिव ले लेने होते हैं। t dx/du करेंगे तो a तो कांस्टेंट है, cos u का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन, तो ये -a sin u आ गया। इसका डेरिवेटिव dy/du आएगा, a एज इट इज, साइन का डेरिवेटिव कॉज हो जाता है। फिर हमने यहाँ पे लेंथ फाइंड करनी है, आर्क लेंथ, उसका फॉर्मूला लिखा हमने, dx/du की वैल्यू पुट की, dy/du की वैल्यू जो हमने ऊपर निकाली है ये दोनों पुट कर दी। उसके बाद आपने क्या करना है कि स्क्वायर्स ओपन कर देने हैं, माइनस तो खत्म हो जाएगा। अब स्क्वायर्स ओपन करने के बाद a² कॉमन आ रहा था, अंदर sin² + cos² बचा जो कि = 1 होता है। 1 a² से मल्टीप्लाई होगा तो a² आ गया, स्क्वायर अंडर रूट के साथ कैंसिल, तो a आ गया। यहाँ पे भी हमने इसकी लोअर लिमिट 0 से इनिशियलाइज करवाई है और अपर t पुट की है।
ए कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, अंदर 1 बचा हुआ है, तो 1 की जो इंटीग्रेशन होती है वो u होती है अगर हम डी यू से उसको इंटीग्रेट कर रहे हैं तो। अब यहाँ पे अपर लिमिट पुट करें t, माइनस लगा के लोअर लिमिट पुट करें 0, तो 0 तो खत्म हो गया, ए टी से मल्टीप्लाई होगा तो ए टी आ गया, यानी s हमारा इक्वल आ गया है ए टी के। अब हमने यहाँ से t की वैल्यू निकालनी है, तो a जो है वो s के साथ जाके डिवाइड हो जाएगा, t इज इक्वल टू एस ओवर ए आ गया। अब ये जो t की वैल्यू आई है इसको ओरिजिनल इक्वेशंस के अंदर पुट करना है। हमारे पास ओरिजिनल इक्वेशंस थी x इज इक्वल टू ए कॉस टी, तो t की जगह s ओवर ए पुट कर दिया, और y इज इक्वल टू ए साइन टी था, तो t की जगह हमने s ओवर ए पुट कर दिया। साथ ही जो लिमिट्स t की दी हुई थी ना हमें यहाँ पे, ये 0 से 2 पाई तक, वो हमने देखें जी यहाँ पे लिखनी है, क्योंकि अब हमें t की फॉर्म में तो क्वेश्चन नहीं है ना, अब तो हमने आंसर s की फॉर्म में दिया है, तो लिमिट्स भी हमें s की फाइंड करनी पड़ेंगी। तो t की हमने लिमिट्स लिखी, और t क्योंकि हमारा इक्वल आया किसके, एस ओवर ए के, तो इस टी की जगह हमने एस ओवर ए लिखा। ए यहाँ पे डिवाइड हो रहा है तो दूसरी साइड्स पे जाके मल्टीप्लाई होगा, तो तीनों को हमने ए से मल्टीप्लाई किया, 0 से मल्टीप्लाई हुआ तो 0 हो गया, इससे मल्टीप्लाई हुआ तो ए और ए कैंसिल हो गए, सिर्फ एस बचा, और इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2 पाई ए, तो यानी एस की लिमिट 0 से कहाँ तक आ रही है, 2 पाई ए तक आ रही है। एक और एग्जाम्पल है हमारी जिसमें हमने इसी तरह से फाइंड आर्क लेंथ, स्टेटमेंट आपको दी हुई है, फाइंड आर्क लेंथ ऑफ कर्व, आपको ये कर्व की इक्वेशन दे दी है और टी की लिमिट्स। इसमें अब उन्होंने हमें नहीं कहा कि कोई रेफरेंस पॉइंट यूज़ करें या कोई पैरामीटर यूज़ करें, तो हमें इसमें वो 3 स्टेप्स फॉलो करने की कोई ज़रूरत नहीं है कि आप उसको पहले यू से रिप्लेस करें, ठीक है, वहाँ से टी की वैल्यू निकालें। हमने सिर्फ आर्क लेंथ बतानी है, कोई रेफरेंस पॉइंट कोई पैरामीटर यूज़ नहीं करना। तो सिर्फ यहाँ से आप देखें जी, आई का जो कोएफिशिएंट होता है वो x होता है, जे का कोएफिशिएंट y होता है, और k का कोएफिशिएंट z होता है, साथ में t की लिमिट्स भी दे दी हैं। इन तीनों के डेरिवेटिव ले लें, dx का डेरिवेटिव आ जाएगा 3t², dy निकालेंगे तो वो t का तो 1 हो जाता है, dz/dt निकालेंगे तो 1/2 कांस्टेंट है, √6 भी कांस्टेंट है, t² का 2t आएगा, 2 और 2 कैंसिल होकर √6t बच जाता है। अब हमने क्योंकि आर्क लेंथ निकालनी है यहाँ पे, तो आर्क लेंथ का फॉर्मूला लिखा, ठीक है, लिमिट्स पुट की 1 से 3 तक, जो इधर आपको t की वैल्यू दी हुई थी ऊपर, तो 1 से 3 तक लिमिट्स लगाई हमने, और dx/dt का स्क्वायर प्लस dy/dt का स्क्वायर प्लस dz/dt का स्क्वायर, स्क्वायर्स ओपन करेंगे, 94 + 1 + 6t² आ गया। अब यहाँ पे देखें तो हम इसका डायरेक्ट तो इंटीग्रेशन कर नहीं सकते ना, क्योंकि हमें अंडर रूट के बगैर ये जो वैल्यू है उसका डेरिवेटिव साथ में नहीं दिया हुआ, तो हमें कोई ना कोई फॉर्मूला यहाँ पे बनाना पड़ेगा। तो देखें ये होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है, ये 3t² का स्क्वायर होता है, 1 तो 1 का स्क्वायर होता है, तो ये a² + b² हो गया, प्लस 2a ये वाली वैल्यू और b ये वाली वैल्यू, ठीक है जी। अब ये देखें तो a² + b² + 2ab बन गया, 3 2 6, तो ये इसके इक्वल ही आ रही है, तो इसको हम क्लोज करके लिख देते हैं a + b का होल स्क्वायर। अब स्क्वायर तो अंडर रूट के साथ कैंसिल हो गया, सिर्फ 3t² + 1 बचा आपके पास। अब इसकी आपने इंटीग्रेशन करनी है, t² की इंटीग्रेशन t³ / 3 हो जाएगी, +1 की इंटीग्रेशन t हो जाएगी, 3 और 3 कैंसिल हो गया, t³ + t बचा, और लिमिट्स हमने साइड पे लिख दी है 1 से 3 तक। अब अपर लिमिट पुट करनी है हमने 3, यहाँ पे 3 का क्यूब + 3, ठीक है, और फिर माइनस लगा के इस पूरे फंक्शन के अंदर 1 पुट करना है, 1 का क्यूब + 1। जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा आंसर 28 आ जाता है। तो इस तरह से हमने बिल्कुल सिंपल तरीके से आर्क लेंथ फाइंड कर ली। लास्ट एग्जांपल है इस लेक्चर की, कैलकुलेट dr/du, डेरिवेटिव आपने लेना है r का विद रिस्पेक्ट टू u, और साथ में उन्होंने मेंशन कर दिया कि बाय चेन रूल यूज़ करते हुए आपने फाइंड करना है, और फंक्शन r भी दे दिया है हमें और t भी दे दिया है, t = u² है, तो इसका साथ डेरिवेटिव ले लेते हैं, dt/d, इसका जब हम डेरिवेटिव लेंगे dt/du तो वो आ जाएगा 2u, और इस साइड पे इसका डेरिवेटिव ले लेते हैं, ये आ जाएगा dr/dt, क्योंकि अंदर t है ना, तो r को विद रिस्पेक्ट टू t डिफ्रेंशिएट करना है, dr/dt, e की पावर वैसे ही होती है, पावर का अलग से डेरिवेटिव लेंगे 1 का तो t का तो वो 1 आ जाएगा, प्लस 4e पावर -t एज इट इज़, फिर -t का अलग से डेरिवेटिव लेंगे तो -1 आ जाएगा, -1 इससे मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ बाहर माइनस आ गया। अब हमने चेन रूल अप्लाई करना है, फाइंड हमने क्या करना था, dr/du, तो आपने लिखा dr/du = dr/dt, डॉट लगा के dt/du, दोनों की वैल्यूज आपने यहाँ पे पुट कर दी। वैल्यूज पुट करने के बाद जो टू है इसको आपने t वाली वैल्यू i के साथ भी मल्टीप्लाई कर देना और j के साथ भी, तो 2u इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2u e पावर t, और यहाँ पे इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2 4 8u e पावर t। अब फंक्शन हमने डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू u निकाला है ना r का, तो ये t हमें ख़त्म करना है, यहाँ से हमें u की फॉर्म में आंसर चाहिए, तो ये जो 2 t आ रहे हैं ना पावर्स में, यहाँ t की वैल्यू पुट कर दें, जो ऊपर क्या दी हुई थी हमें क्वेश्चन में, t की वैल्यू दी हुई थी u²,
तो आप इन दोनों टी की जगह यू स्क्वायर पुट कर दें, इस टी की जगह भी यू स्क्वायर आ जाएगा, इस टी की जगह भी यू स्क्वायर आ जाएगा। तो इस तरह से हमने डेरिवेटिव फाइंड कर लिया बाय यूजिंग चेन रूल। तो आज के लिए बस इतना ही था। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं और राय ज़रूर दिया करें कि आपको समझ आई है लेक्चर की या नहीं आई। और नोट्स जो हैं वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वो आपने डाउनलोड कर लेने हैं। और थोड़ी बहुत जो अगर इसमें राइटिंग मिस्टेक हो जाती है नोट्स में तो वो मैं लेक्चर्स में करेक्ट करवा देती हूँ, वो आप ठीक कर लिया करें। थैंक यू।